अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सैयद हंजला बुखारी और आज हम करेंगे मेरे बच्चे वो सवालात जो कि यूईटी का जो ई कैट 1 चल रहा है भाई हमारे पास 30 मार्च से जिसके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं उसके 30 मार्च से लेके आज तक जो सवालात नॉर्मली पेपर में देखे जा रहे हैं फिजिक्स के। अब ये सवाल आते कहाँ से सर? देखें, हमारे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो कि जाके आपके पास ई कैट का एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो डेली आके बताते हैं सर आज ये सवाल देखा गया, आज ये सवाल देखा गया। तो उसमें से कुछ यूनिक सब क्वेश्चंस जो कि आपको एक आइडिया दे सकें कि भाई एग्जाम कैसा चल रहा है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो फिजिक्स के वो चंद क्वेश्चंस जो कि आपके पास रिपोर्ट किए गए थे वो सारे के सारे हम लोगों ने रिक्रिएट करे और आप लोगों के लिए मेरे बेटे यहाँ पे अब मैं उनको आपके पास एमसीक्यूज बाय एमसीक्यूज आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि भाई किस तरह के एमसीक्यूज चल रहे हैं ताकि हमें एक ट्रेंड का, एक एनालिसिस का भी अंदाजा हो सके साथ साथ। ठीक है जी, आओ स्टार्ट करते हैं। सवाल में कह रहे हैं आपके पास, इफ अ बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी vt। अगर एक बॉडी हमारे पास फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के एक्शन पे फॉल कर रही है, वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है। सर ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जब एक गिरती हुई बॉडी जो है उसके ऊपर, उस पर जितना उसका वेट होता है उतनी ही एयर रेजिस्टेंस लगनी शुरू हो जाए, जहां पे दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो वेलोसिटी के ऊपर ओवरऑल फोर्स 0 हो जाती है और हम ये कहते हैं कि अब उसकी वेलोसिटी सेम हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को आपके पास कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, कह रहे हैं गिरती हुई बॉडी है आपके पास, उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली है। ठीक हो गया सर। एंड ड्यू टू अ मीडियम चेंज इन मीडियम इट्स टर्मिनल वेलोसिटी बिकम्स हाफ। अब इसी गिरती हुई बॉडी को भी तो आपको हवा में दिखाया, किसी और मीडियम में, पानी में, तेल में, किसी भी और मीडियम में डाल के जब मैं गिराता हूं तो क्या होता है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी अब हाफ हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है सर, उस पर अलग रेजिस्टेंस लगेगी। हवा में एयर रेजिस्टेंस है, किसी और मीडियम में उस मीडियम की रेजिस्टेंस होगी। ठीक हो गया, तो टर्मिनल वेलोसिटी अब कितनी हो चुकी? हाफ हो चुकी है। एक मीडियम में आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी vt है, तो दूसरे मीडियम में टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है? vt अपॉन 2 हो चुकी है, हाफ हो चुकी है आपके पास। अच्छा, कह रहे व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस इट विल कवर इन द सेम टाइम इंटरवल। उसी टाइम के अंदर अब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ऑब्वियसली बात है सर, दोनों में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा होगा आपके पास। आप ही बताइए, अज्यूमिंग इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये हमने पहले अज्यूम करा था कि आपके पास फॉलिंग अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होगा? ड्रॉप हुई है और हवा में गिर रही है, ये किसी भी मीडियम में गिर रही है। ठीक है, एंड रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी इंस्टेंटली, और वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी फौरन से पहुंच जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता गिरने में। ठीक है, अब आपके पास अगर हमने अब चेक करना है कि डिस्टेंस कितना कवर होगा आप उसी डिस्टेंस टाइम इंटरवल में, तो कैसे चेक करेंगे? देखो, आपके पास बात हो रही है टर्मिनल वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की आपके पास, वो किसके बराबर होती है हमारे पास? वो बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। ठीक है, वो हमारे पास बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के। अगर मुझे डिस्टेंस चेक करना है तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? डिस्टेंस यहां से हमारे पास बराबर हो जाएगा, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, वो बराबर हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के। डन हो गया सर, वो बराबर हो गया आपके पास वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के। अब इसको मुझे दो दो अलग अलग आपके पास मीडिया में यूज करना है। एक है आपके पास पहला मीडियम जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी vt है, और दूसरा मीडियम कौन सा है? जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी हाफ हो चुकी है, vt का आधा है। ठीक है, तो एक मीडियम के लिए मैं लिख देता हूं भाई s1, और वो बराबर है किसके? आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी vt मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि उन्होंने बोला सेम टाइम इंटरवल के ऊपर बात करो। ठीक हो गया, दूसरे का नाम मैं यहां पे कर देता हूं भाई, उसका नाम रख देता हूं s2। उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? पहले वाले की हाफ। तो पहली वाली थी vt, दूसरे वाली की क्या? उसकी हाफ। सवाल कह रहे हैं ना कि आधी हो गई आपके पास। ठीक है, तो ये vt अपॉन 2 हो जाएगी और टाइम इंटरवल सेम है, तो वो t आ जाएगा आपके पास। अब सवाल समझना। सवाल में यही पूछा गया है कि बताइए आपके पास व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस इट विल कवर, और नया डिस्टेंस कितना होगा जो अब वो कवर करने वाला है। चेक करते हैं, नया डिस्टेंस कौन सा था? s2। सेकंड मीडियम में वो डिस्टेंस क्या था? s2 में एक चीज नोट करो, आपके पास ये जो vt इंटू टी आ रहा है, ये vt इंटू टी आपके पास किसके बराबर है? एक्चुअली s1 के। तो s2 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? s1 डिवाइडेड बाय 2, जिसका मतलब अब जो ये नया डिस्टेंस है वो पुराने वाले डिस्टेंस का आधा हो चुका है। जो नया डिस्टेंस है, जो आपके पास डिफरेंट मीडियम की बात हुई है, उस मीडियम में जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा फॉर रीचिंग टर्मिनल वेलोसिटी, वो आपके पास पहले वाले का क्या हो चुका है? हाफ हो चुका है। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला कह रहा है हाफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, बिल्कुल सही कह रहा है सर, ए में अच्छा हुआ, ये तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया, तो ये मार्क कर देते हैं। बाकी में क्या कह रहे हैं सुन लो, 1/4 नहीं, 1/4 थोड़ा हुआ है, आधा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ट्वाइस नहीं हुआ सर, आधा हुआ है हमारे पास। ठीक है, सेम एज द ओरिजिनल डिस्टेंस, नहीं सेम भी नहीं है, हाफ नजर आ रहा है हम लोगों को, इक्वेशन से बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारे पास? ऑप्शन ए, हाफ द ओरिजिनल डिस्टेंस। डन हो गया। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है, ये अगर हम लोग नोट डाउन करते चले जाएं तो देखो, काइनेमेटिक्स से एक थोड़ा सा आपके पास अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपसे आपकी चेक की जा रही है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक का जिसको आप पढ़ के आए हो, टर्मिनल वेलोसिटी कैसे सॉल्व करना है। चले जी, और इसके बाद देखते हैं इसके अलावा क्या ऐसे सवाल है।
ठीक है, जो कि हमारे पास यूईटी के ECAT 1 को डिफाइन कर सकते हैं। ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है। ये क्या होता है सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट? फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमारे पास? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि हम लोग एक मेटल सरफेस लेते हैं, उसके ऊपर फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, फोटोन एक पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहा होता है और वो इस पे टकरा के उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं आपके पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, if the frequency of the incident light is increased, अगर मैं इस लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा सर? देखो इस लाइट की एनर्जी बराबर होती है, प्लांक कहता है E is equal to h न्यू के, जिसमें न्यू है फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं का मतलब एनर्जी बढ़ा दूं। आती बात समझ में कि आपके पास ये जो आने वाली वेव अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब इसकी एनर्जी भी तो बढ़ रही है। बिल्कुल सही सर, एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ रही तो जब ये आके टकराएगा और जिस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलेगा। एक सिंपल सी बात है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है, उस पर एक हल्के से पत्थर मारोगे तब भी वो हिलेगा, उसके ऊपर जोर से पत्थर मारोगे तब भी वो हिलेगा, लेकिन जब जोर से मारोगे वो तेजी से हिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब ये वेव आ रही है वो इस फोटो इलेक्ट्रॉन पे आके टकराती है, अगर वो ज्यादा एनर्जी की आएगी तो आपके पास ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं इस लाइट की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो और तेजी से निकलेंगे, जिसका मतलब उनकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, उनकी क्या बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी आपके पास। तो सवाल जो कह रहे हैं ना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या क्या बढ़ सकता है वो मैंने आपको बता दिया। या इसी को अगर हम रिलेट करते हैं तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है आपके पास, ठीक हो गया। क्या कहना है सवाल में? कह रहे व्हाइल कीपिंग इट्स इंटेंसिटी कांस्टेंट। इंटेंसिटी से फर्क क्या पड़ता है सर? पहले तो ये बताएं, इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ता है समझना। अगर मैं ये जो लाइट सोर्स है, जो वेव है, इसकी जो मान लो ये बल्ब है जिससे ये वेव निकल रही है, लाइट निकल रही है, इस पे आगे टकरा रही है, बल्ब मैं इससे दूर कर दूं तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ने वाली। मैं बल्ब इसके करीब कर दूं, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी आपके पास इस मेटल सरफेस पे पड़ने वाली। इंटेंसिटी ज्यादा होने से होता क्या है सर? इंटेंसिटी ज्यादा होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते हैं, लाइट से निकल रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने से सर क्या ज्यादा निकलते हैं आपके पास? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा आपके पास सर? फोटो करंट, क्योंकि करंट इज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा फोटो करंट हो जाएगा। मगर ये कह रहे हैं इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है, जिसका मतलब फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आती बात समझ में? जिसका मतलब यहां पे देखो आपने ये अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप की हुई थी कि आपके पास लाइट की जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी उस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो निकल रहा है, तो काइनेटिक, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या नहीं बढ़ेगा? अगर इंटेंसिटी नहीं छेड़ रहे तो फोटो करंट नहीं बढ़ेगा। फोटो करंट कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। सवाल कह रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। आओ समझते हैं। पूछा क्या आगे? व्हाट हैपेंस टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट? करंट के साथ क्या होगा? अरे भाई इंटेंसिटी नहीं छेड़ी आपने तो करंट के साथ कुछ नहीं होगा, करंट वहीं का वहीं रहेगा आपके पास। अगर इंटेंसिटी नहीं छेड़ी आपने तो करंट वहीं का वहीं रहेगा, इंटेंसिटी कांस्टेंट है ना। फ्रीक्वेंसी छेड़ने से तो सर ये सब कुछ छिड़ता है, नंबर और फोटो करंट नहीं छिड़ता, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या होगा? बढ़ जाएगा? नहीं सर। कम हो जाएगा? नहीं सर। रिमेन द सेम? यस, वही रहेगा, क्योंकि सर आप इंटेंसिटी नहीं छेड़ रहे हैं जो कि करंट बढ़ाने के लिए चाहिए हमारे पास। बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक हो गया सर जी, एक बैटरी है हमारे पास, ये बैटरी आ गई हमारी, सही है, ये बैटरी है, इस बैटरी की ईएमएफ कितनी ई है, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो इस बैटरी के अंदर चुन्नी मुन्नी सी रेजिस्टेंस होती है वो है स्मॉल आर, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टर। इसको कनेक्ट किया हुआ हम लोगों ने वेरिएबल कनेक्टेड एक रेजिस्टर है हमारे पास उससे, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टर जिसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, सही है। कह रहे द करंट थ्रू द सर्किट, करंट क्या हो जाएगा सर्किट? अरे नहीं नहीं सर कुछ खा गए, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टर। अच्छा, एज आर इंक्रीजेस, सबसे मेन चीज, एज आर इंक्रीजेस, अगर आर की वैल्यू बढ़ जाए, आर क्या है सर? आर सर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टर आपने लगाया था, ये वो है। वेरिएबल रेजिस्टर क्या था? जिसमें रेजिस्टेंस हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है? एज आर इंक्रीजेस, अगर आर बढ़ा दें, क्या बात है सर, आर बढ़ा देगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा दें। रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब मेरा भाई रुकावट बढ़ा दो। किसकी रुकावट सर? करंट की रुकावट। करंट की रुकावट अगर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, रेजिस्टेंस फिनोमेना है ना, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब करंट की रुकावट बढ़ रही है, तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
ठीक है, सिंपल सर, बेसिक ओम्स लॉ। आपके पास करंट क्या हो जाएगा हमारे पास, कम हो जाएगा, तो कह रहे हैं आर इंक्रीजेस द करंट थ्रू द सर्किट, करंट क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा। इंक्रीजेस नहीं सर। बी डिक्रीजेस, यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी डिक्रीजेस। मूविंग ऑन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ये जो आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है सर, इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए तो हमें फार्मूला चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल, जिसका मतलब ये किस पे डिपेंड करती है, 1/2 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का टाइम सर जी पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, और सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, और एल लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करती है। एक है मास कहीं है ही नहीं सर, एम ही नहीं है कहीं, काटे सही। एम्पलीट्यूड एक्स नॉट ए कुछ लिखा नजर आ रहा है, नहीं सर, लेंथ है। एम्पलीट्यूड और लेंथ में फर्क है, लेंथ होता है धागे और बॉब की लेंथ कितनी है हमारे पास, एम्पलीट्यूड क्या होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाते हो जो, वो उस वाले फासले को कहते हो, ठीक है, फर्क है। तो आपके पास एम्पलीट्यूड भी नहीं आ रहा कहीं फॉर्मूले में, काट दे सर। सी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ है हमारे पास कहीं पे, यस सर लेंथ है, तो लेंथ पर तो डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन सी लेंथ ऑफ द पेंडुलम। डेंसिटी भी नहीं है क्योंकि डेंसिटी मतलब मास ओवर वॉल्यूम, ना मास में ना वॉल्यूम पे किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही, तो आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी लेंथ ऑफ द पेंडुलम। यहां तक आई होप सो की बात समझ में आती होगी, और एक आइडिया भी हो रहा होगा कि किस तरीके से आपके पास आप देखें जो एमसीक्यूज है वो डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, वो आपके पास ये नहीं कि किसी एक सेक्शन से है, और अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं आपकी, मतलब डू यू हैव द कॉन्सेप्ट, क्या आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से अपना डेवलप किया हुआ है, क्योंकि वो किया हुआ तो मजे के सवाल है, आराम से सॉल्व हो रहे, ठीक है, लेकिन नहीं किया हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है मेरे बच्चे। तो चलो आओ देखते हैं, और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, डब्रोइज भी कहते हैं इसको कुछ लोग, ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज डबल्ड, अगर एक पार्टिकल की स्पीड हम डबल कर दें, अच्छा भाई इन साहब ने कहा क्या था ये तो बता दें सर, इन्होंने कहा था कि आपके पास मटेरियल एसोसिएटेड वेव जो होती है उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला प्लांक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दें मोमेंटम ऑफ फोटोन को, ठीक है, या फिर इसको खोल के लिखें तो मोमेंटम का अपना फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाता है सिंपल। अब आपके पास यहां पे जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की है, पार्टिकल के बारे में क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग इसकी बात से बात करें, स्पीड ऑफ पार्टिकल को डबल कर दो, डबल कर दो, डबल, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी सर, छिड़ जाएगी वेवलेंथ, छिड़ के कितनी हो जाएगी सर, लैम्डा डैश हो जाएगी। कब, जब आपके पास आप स्पीड को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, पहले v थी अब 2v हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ लैम्डा डैश हो चुकी है। इसको बाहर खींचे सर, बाहर खींचे तो अंदर रह जाएगा आपके पास h अपॉन एम वी, ठीक है, और ये जो h अपॉन एम वी है ये एक्चुअली सर आपके पास ओरिजिनल वेवलेंथ के बराबर है, जिसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 ओरिजिनल वेवलेंथ। तो छिड़ी हुई वेवलेंथ जो है लैम्डा डैश, वो पुरानी वाली वेवलेंथ की क्या हो चुकी है, आधी हो चुकी है आपके पास, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, कितनी हो जाएगी भाई वेवलेंथ, आधी हो जाएगी सर, ना डबल ना 4 गुना ना 1/4, बल्कि कितनी हो जाएगी, ऑप्शन ए आधी हो जाएगी सर आपके पास। डन हो गया सर, यहां तक भी बात समझ में आती है। आइए देखें और किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आज यूटी में देखे जा रहे हैं भाई इन दिनों से, इन कुछ दिनों से सॉरी। चले आए फिर इसी के साथ अगला सवाल भी देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है भाई। इन अ सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर इज केप्ट कांस्टेंट, अच्छा एक सर्किट है, कोई भी सर्किट है हमारे पास, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था उसको नहीं छेड़ रहे, नहीं छेड़, कह रहे व्हाइल द करंट थ्रू इट इज डबल्ड, अगर उसके अंदर जो करंट था उसको डबल कर दिया हम लोगों ने, सही है, द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, अब बताओ पावर कितनी डिसिपेट हुई हो, पहले कितनी हो रही थी देख लेते हैं। पहले वोल्टेज जितना था वो तो लेट से वी था, करंट मैं कहता हूं आपके पास पहले जो था लेट से भाई आई था, सही है, तो पावर जो आपके पास डिसिपेट हो रही थी वो थी P इज इक्वल टू वी आई, सही है। अब अगर हमारे पास ये कह रहे हैं कि भाई पावर छिड़ जाएगी, ठीक है, मैं कहता हूं भाई P डैश हो जाएगी, कब, जब आपके पास कह रहे हैं वोल्टेज उतना ही रखो, वोल्टेज नहीं छेड़ना आपने, करंट क्या कर दिया, करंट डबल कर दिया, करंट हम लोगों ने क्या कर दिया, डबल कर दिया, ये 2 बाहर खींच ले, अंदर है जगह वी आई, सर वी आई तो पुरानी वाली पावर थी, तो इसका मतलब अब जो नई पावर आ रही है, जो छिड़ी हुई पावर आ रही है वो कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, आधी नहीं सर, आधी नहीं होगी, क्या वही रहेगी सेम, नहीं सर वो भी नहीं, 4 गुना भी नहीं सर, क्या हो जाएगी आपके पास, ऑप्शन सी डबल्स, तो इसका मतलब आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डबल हो जाएगी, आपके पास उसकी 2 गुना हो जाएगी ये वैल्यू। डन हो गया, आगे बताएं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अच्छा एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है,
जो आपके पास एजेस से थिन हो, सेंटर से थिक हो, ठीक है, ये कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस अगर आ गया है तो साथ में एक प्रिंसिपल एक्सिस भी आ जाती है ऑटोमेटिकली, एक इमेजिनरी लाइन, जिसको क्यों बनाते हैं, ताकि पॉइंट्स डिफाइन कर सके। सर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? फोकस होता है, आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो कि एक्चुअली 2f पे होता है, और दोनों साइड्स पे होता है हमारे पास। डन हो गया सर, दोनों साइड्स पे होता है, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि आपके पास प्लेस एट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, और ऑब्जेक्ट को कहां रखा है सर हम लोगों ने? फोकस पे रखा है, यहाँ ये फोकस पे रखा। अगर फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा? वैसे मेरी ड्राइंग यहाँ पे बड़ी खराब बनेगी, लेकिन समझना साथ में। एक लाइट रे जाएगी स्ट्रेट, जो लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की और लेंस पे पड़ती है, वो फोकस की तरफ आपके पास कन्वर्ज हो जाती है। डन हो गया। एक लाइट रे हमारे पास जाएगी, आपके पास डायरेक्टली फॉल करेगी ऑन द सेंटर ऑफ द लेंस, और वो एज इट इज चली जाएगी रिफ्लेक्शन हुए बिना, ठीक है। तो ये जो लाइट रेज होती हैं दोनों, जिस तरह से थोड़ी मैंने कोशिश करी है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपके पास पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो सर ये तो आगे जाके कहीं मिल ही नहीं सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। व्हाई? बिकॉज पैरेलल लाइन नेवर मीट। बट एक है, मैथ्स कहती है पैरेलल लाइन कहीं मिलती है, और वो जगह जहां वो मिलती है वो इन्फिनिटी भी जाके मिलती है, जाओ जाके देख लो, ठीक है। इन्फिनिटी भी जाके मिलती है, जाओ जाके देख लो। तो इसका मतलब यहां पे अगर ये लाइट रेज जाती रहेंगी तो ये तो इन्फिनिटी भी जाके मिलेंगी सर, सही है। तो जहां पे लाइट रेज मिलती हैं वहां पे बनती है इमेज, ठीक है। तो इमेज कहां पे बनेगी आपके पास? अगर मैंने ऑब्जेक्ट आपके पास फोकस पे उठा के रख दिया तो लाइट रेज दोनों पैरेलल हो जाएंगी, तो कहां जाके मिलेंगी सर? वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो इमेज कहां बनेगी हमारे पास? इन्फिनिटी के ऊपर, क्योंकि जहां पे लाइट रेज मिलती है वहां बनती है इमेज। डन हो गया सर। तो कहां बनेगी इमेज? वेयर विल इट्स इमेज बी फॉर्म्ड? 2f पे? नहीं। f और 2f के बीच में? नहीं सर। एट द लेंस कहीं नहीं। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट ऑप्शन, एट इन्फिनिटी। कहां पे जाके मिलेगी वो आपके पास? इन्फिनिटी के ऊपर। डन हो गया सर। और बताएं और कैसे सवाल आ रहे हैं आपके पास? कह रहे अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आपके पास एक बॉल है जिसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दिया। कह रहे विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। ये बॉल है, इसको ऊपर फेंका है, इसकी इनिशियल स्पीड जो है यहाँ पे u, वो कितनी है हमारे पास? 25 मीटर पर सेकंड है। ठीक हो गया सर। u आ गई हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड। आगे कह रहे हैं एट इट्स मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है, यहां तक इसने पहुंचना है। कह रहे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी समझना। देखो जब आप किसी चीज को थ्रो कर रहे हो, यू आर गिविंग द मोस्ट ऑफ इट्स मोशन राइट नाउ। अभी उसका मोशन आपसे ही उसको मिल रहा है, तो जब आपने सारा मोशन उसको दे दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और अभी चूंकि वो रेफरेंस पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं गई तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और जिस पॉइंट पे आप लीव कर रहे हो काइनेटिक मैक्सिमम है, पोटेंशियल क्या है हमारे पास? मिनिमम। डन हो गया। काइनेटिक क्या होती है हमारे पास? मैक्सिमम, और पोटेंशियल क्या होती है हमारे पास? मिनिमम। कब? जिस पॉइंट पे आप उसको लीव कर रहे हो। अब जब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं उसकी स्पीड कम होती है, तभी तो जाके रुकता है कहीं ना कहीं। स्पीड कम ना हो तो जाता ही चला जाए, ठीक है। तो स्पीड कम होती है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, मोशन कम हो रहा है आपके पास, ठीक है। बट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से दूर जाता जा रहा है आपके पास, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहती है। हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंच जाता है तो एट द हाईएस्ट पॉइंट मोमेंटेरली वो रुकेगा आपके पास, फिर नीचे आएगा ना। अपवर्ड मोशन खत्म होगी, फिर डाउनवर्ड शुरू होगी आपके पास। तो अगर वो रुकेगा इसका मतलब उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, मिनिमम, जीरो, ठीक है। Why? Because momentarily it has to stop. Stop मतलब मोशन गया, और उस पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है? उसके अंदर पोटेंशियल होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास उस पॉइंट पे वो रेफरेंस पॉइंट से सबसे दूर है, उससे दूर नहीं जाएगा वो, ठीक है। वो सबसे दूर है, तो सबसे दूर है तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम हो गई उसके पास? भाई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सवाल क्या था? मैक्सिमम हाइट पे बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बॉल की? सर अंडा होगी। देखिए लिखा हुआ है, आपने लिखा है तो अंडा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, जीरो। डन हो गया सर जी। आगे बताएं और किस तरह के सवाल आपके पास देखे जा रहे हैं यूईटी की कैट 1 इन दिनों आजकल। फॉर अ सिस्टम वेयर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट, कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे आपके पास सिर्फ कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी? आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही होंगी, ठीक है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। ऐसे किसी सिस्टम के अंदर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अच्छा सर कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं भाई? जो कि आपके पास एक फील्ड के अंदर एक्ट करती है नॉर्मली, ठीक है। और उनके आपके पास उन फील्ड्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड्स। कंजर्वेटिव फील्ड की कंडीशंस क्या होती हैं आपके पास? कि उसके अंदर आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, किसी भी पाथ को पकड़ लो, किसी भी पाथ को,
टोटल वर्क डन सेम होगा, ठीक है। और एक कंडीशन क्या होती है कि अगर आप एक लूप में काम करो, किसी भी लूप में, तो टोटल वर्क डन एक लूप के अंदर हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो। लूप का मतलब जहां से शुरू किया वापसी वहीं आ गया अगर आप अपने पास, ठीक है। तो ये आपके पास जिनके अंदर लागू हो जाती है दोनों कंडीशंस, वो कहलाती है कंजर्वेटिव फील्ड, वो फोर्सेस कहलाती है कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ऑब्वियस ही बात है, इन तमाम कंजर्वेटिव फोर्सेस पे जब भी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही होंगी किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना बन सकती है ना खत्म हो सकती है, जितनी है वो उतनी रहेगी, फॉर्म चेंज करती रहेगी। अगर टोटल इतनी थी आपके पास, उसमें से कुछ साउंड चली गई, कुछ लाइट चली गई, कोई व्हाटएवर आपके पास फॉर्म में चली गई, लेकिन ओवरऑल एनर्जी उतनी रहेगी जितनी है, ना उससे ज्यादा हो सकती है ना उससे कम हो सकती है। तो इंक्रीज तो नहीं हो सकती सर, डिक्रीज वो भी नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यस, एनर्जी सेम रहती है, टोटल एनर्जी जो होती है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या रहती है हमारे पास, कांस्टेंट रहती है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन सी, रिमेन्स कांस्टेंट। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, फिर डी ब्रोगली भैया आ गए, कह रहे हैं द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू इट्स स्पीड वी बाय, सिर्फ अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, दोबारा लिख दे। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, एच ओवर एम वी, जिसमें एच था कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, पैदाइशी कांस्टेंट। एम, अगर आपसे कह रहे हैं कि भाई पार्टिकल वही है तो मास सेम रहेगा आपके पास, उसका स्पीड छिड़ रही है बस, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट का मतलब इसको हटा दो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कि भाई ये सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पास स्पीड के, यानी कि अगर हमारे पास स्पीड बढ़ती है तो लैम्डा कम होता है, ठीक है सर। देखें है कि रिलेशनशिप, डायरेक्टली तो नहीं है, डायरेक्टली वो भी स्पीड के स्क्वायर के साथ नहीं सर, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यस, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के साथ ओनली, स्पीड के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, सिर्फ स्पीड की पावर 1 के साथ है। ठीक हो गया सर जी। और बताएं और क्या क्या सवाल आपके पास भाई चल रहे हैं इन दिनों हमारे पास। Why is total internal reflection used in optical fibers? अच्छा, सवाल ये नहीं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, सवाल ये कि ऑप्टिकल फाइबर में, सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर में इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों इस्तेमाल होती है, क्या वजह है उसके पीछे, आओ जानते हैं। देखो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर आसान जुबान में अगर तुम्हें बताएं तो भाई वो है जो तुम्हारी इंटरनेट की केबल्स जो है आपके पास अंडर सी बेड जो हमारे पास आ रही होती है आपके पास, ठीक है, पानी के नीचे से जो हमारे पास है, जिसके बारे में अक्सर मीम्स बनती है कि भाई शार्क खा गई और इंटरनेट खराब हो गया मुल्क का, तो वो वाली आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। और वो ऑप्टिकल फाइबर्स अब हमारे इवन हमारे राउटर्स तक पहुंची हुई है, ठीक है। अगर आप स्टॉर्म फाइबर वगैरह यूज करते हो तो वहां पे आपके पास आपको ऑप्टिकल फाइबर नजर आएगी। अब उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, पहले यूज होते थे कॉपर के तार, उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे ट्रांसफर हो रही होती थी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यूज हो रही है ऑप्टिकल फाइबर, इसमें इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है एट द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट के थ्रू भेजते हैं हम लोग। इसके अंदर भेजते कैसे हैं, लाइट के थ्रू हम लोग इस तरह से भेजते हैं आपके पास, मान लो ये एक ऑप्टिकल फाइबर है आपके पास जो किसी सर्टेन मटेरियल की बनी हुई है आपके पास, इस पे हम लोग एक लाइट इंसिडेंट करते हैं और लाइट को एक ऐसे एंगल के ऊपर इंसिडेंट करवाया जाता है, एक ऐसे एंगल के ऊपर इंसिडेंट करवाया जाता है जिस एंगल के ऊपर लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। जिस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं आपके पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो क्या करेगी हमारे पास, रिफ्लेक्ट करेगी। जब उस एंगल पे करवाओगे तो अब ये लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करके लाइट की स्पीड में पहुंच जाएगी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपके पास, जो कि बहुत तेज स्पीड है। तो अगर हम लोगों को फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहना है, हमारे सर्वर्स जो है उनकी लाइंस हमारे पास अंडर वाटर फॉर एग्जांपल आपके पास सिंगापुर से आ रही हैं या किसी और कंट्री से आ रही हैं, तो वो अंडर वाटर आपके पास इस तरह से लाइट की स्पीड में पहुंच जाएंगी आप तक, ठीक हो गया। तो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स में इसलिए हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करते हैं, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्ट ना होती ना, यहाँ पे एंगल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता और ये रिफ्रैक्ट हो जाती है यहाँ से, तो अगर ये रिफ्रैक्ट हो जाती है तो हमारा डेटा लॉस हो जाता है, बिकॉज दैट इज डेटा, ये डेटा है जो कि कैरी होकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो रहा है, आपके पास ट्रांसफर हो रहा है एट द स्पीड ऑफ लाइट। डन हो गया सर जी। क्या कह रहे हैं, ए इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। आइंस्टाइन भैया कह गए कि आपके पास लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, मानो फिर दुनिया समझ में आती है। अच्छा, बी इट एब्सॉर्ब्स अनवांटेड लाइट एनर्जी, कहां से एब्सॉर्ब करेगी सर, ऊपर तो उसके कोटिंग होती है। सी इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी क्या उसने, नहीं, फ्रीक्वेंसी भी कहीं से नहीं बढ़ाई। डी इट अलाउज लाइट टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विद मिनिमल लॉस, इसका मतलब आपके पास
ये क्या कर रही है, लाइट को बहुत दूर डिस्टेंसेस, जैसे मैंने अभी बताया ना कि डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्ट होता है आपके पास, तो आपके पास बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने को मिलता है लाइट को विद मिनिमल लॉस। और लॉस क्या होता है उसमें, कम होता है क्योंकि रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा डेटा आपका यहां से बाहर। तो बेहतरीन हो गया सर, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर एमसीक्यूज। और सर और दिखाएं कि यूईटी किस तरीके से हम लोगों को कॉन्सेप्चुअली टारगेट कर रहा है अपने एमसीक्यूज के अंदर। क्योंकि देखो आप जितने भी एमसीक्यूज अभी साथ साथ सॉल्व कर रहे हो उसमें आप समझ रहे हो कि सिर्फ टॉपिक का पता होना नहीं, टॉपिक का जानना जरूरी है, ठीक है। जिसके लिए जिस बच्चे ने भाई बैच के लेक्चर्स वगैरह फॉलो किए हुए थे सारे के सारे, जैसे सर बिलाल सर रोनाल्ड सर फिजिक्स की क्लासेस ली हुई थी, वो इतने डेप्थ में पढ़ाते हैं आपके पास कि ये तमाम चीजें आपको इजीली समझ में आने लगती हैं, ठीक है। जिसने वो क्लासेस प्रॉपर्ली ली हुई थी उसको बड़ी हेल्प मिली होगी इसके अंदर, आई वुड से दैट। एनीवेज आगे चलते हैं। यार अ प्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली, एक प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, वर्टिकली ऊपर नहीं जा रहा, कहीं यू भी नहीं जा रहा हॉरिजॉन्टल बीच में, सिर्फ हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है, ठीक है। नीड्स टू ड्रॉप अ पैकेट टू अ फ्लड अफेक्टेड एरिया, उसको आपके पास नीचे कोई सैलाब ज़्यादा जगह है जहां पे प्लेन उतर नहीं सकता, पानी शानी होगा, वहां पे एक रिलीफ पैकेज ड्रॉप करना है उसने, ठीक है। रिलीफ पैकेज ड्रॉप करना है। अगर वो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है तो उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो उसके साथ हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हैं, ठीक है। तो अगर वो चीज कोई इसमें से निकलती है तो सबसे पहले आपके पास एक्ट करता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया हम सब के जानों के अंदर एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि वो अपनी स्टेट को रोकती है कि तू चेंज मत हो भाई, ठीक है। अब आपके पास हेलीकॉप्टर में पैकेजेस हैं, वो सारे पैकेजेस हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक निकल गया उसमें से, जब वो एक निकला तो वो भी एक बॉडी है, उसके अंदर भी प्रॉपर्टी होगी जिससे बोलेगी भाई स्टेट को चेंज मत होने दो, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन चल रही थी ना पहले, उसको कंटिन्यू करो। तो जब वो निकलेगा हमेशा ये बात समझना कि प्लेन से निकलती हुई कोई चीज डायरेक्टली नीचे नहीं गिर जाती, ठीक है। वो क्योंकि आगे मूव करती हुई जा रही थी तो वो थोड़ा सा आगे जाती है फिर आपके पास गिरती है, ठीक है। कुछ लोग शायद इस बात को इसलिए भी समझते होंगे कि उन्होंने कभी गाड़ियों से रैपर बाहर फेंके होंगे, गलत काम किया होगा, तो शायद वो इस बात को समझ जाए। तो एनीवेज मूविंग ऑन, तो आपके पास क्या कहा जा रहा है कि आपने अब ये बताइए कि वो जो प्लेन था उसको पैकेट कहां फेंकना चाहिए, ठीक है। मान लो कि वो प्लेन फ्लाई करता हुआ आ रहा है, उसको यहां ड्रॉप करना है, तो क्या वो जब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगा तभी फेंके? नहीं सर, अगर उसने तब फेंका, अगर वो बिल्कुल ऊपर पहुंचा होगा तो वो पैकेट आगे भी जाके गिरेगा, एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं गिरेगा हमारे पास, क्योंकि इनर्शिया उसको थोड़ा आगे लेके जाएगा, पैराबोलिक मोशन होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी इन शॉर्ट आपके पास, ठीक है। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन अगर हम सर इससे थोड़ा सा पीछे छोड़ दें, जब प्लेन पीछे तब छोड़ दें, फिर क्या होगा, इस पॉइंट से पीछे छोड़ दें तो अब यहां से वो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगी। पीछे छोड़ेंगे अगर तो फिर आपके पास उस प्रॉपर उस पर्टिकुलर एरिया पे गिरेगा जहां पे हम गिराना चाहते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऊपर से कभी भी ड्रॉप नहीं की जाती किसी भी हॉरिजॉन्टली मूविंग चीज में से। आपके पास आती बात समझ में? ओके सर, तो कहां फेंके? ए, ड्रॉप डायरेक्टली अबव द पॉइंट, डायरेक्टली अबव द पॉइंट से तो सर आगे गिर रहा है, सही है। बी, ड्रॉप बिफोर रीचिंग द पॉइंट, फेंको पॉइंट पे पहुंचने से पहले। सी, ड्रॉप आफ्टर पासिंग द पॉइंट, आफ्टर पासिंग द पॉइंट से तो और आगे निकल जाएगा सर। डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड, हवा की स्पीड पर डिपेंड करता है सर। क्या सीखा भी हमने सर? हमने सीखा कि पहुंचने से पहले फेंको, पहुंचने से पहले फेंकोगे तो एग्जैक्टली उस पॉइंट तक पहुंचेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ड्रॉप बिफोर रीचिंग द पॉइंट। बेहतरीन हो गया सर, आगे बताएं। कह रहे एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड एट 90 डिग्री, 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ठीक है, ये जमीन है, इससे 90 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर, देख रहे हो परपेंडिकुलर, इसका मतलब वर्टिकल मोशन है, ऐसे ऐसे ऊपर फेंक, ऐसे सिंपल सीधा ऊपर फेंक, ठीक है। कह रहे हैं एट मैक्सिमम हाइट द रेशियो ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू फाइनल काइनेटिक। सर अभी सीख क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक हो गया, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? सर ये आपने बताया था मोमेंटरीली रुकती है, अंडा हो जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल टू फाइनल बताना है हम लोगों ने। तो इनिशियल जितनी भी थी फाइनल अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। इनिशियल जितनी भी थी, मान लो कि अगर हमारे पास हम यूनिटरी मेथड देखें, इनिशियल अगर 1 थी तो फाइनल कितनी हो चुकी है? खत्म, अंडा, ठीक है। 1/0 का रेशियो बनेगा, 1:1, 2:1, 1:2, या फिर ऑप्शन डी, यहां से ही हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, 1:0। तो जितनी भी थी, जितनी, अब वो कितनी हो चुकी है आपके पास? 0 हो चुकी, ठीक हो गया। तो यहां तक आई होप सो की बात समझ में आती होगी कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास इनिशियली मैक्सिमम होती है और आखिर में हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो चुकी होती है? खत्म। उस पॉइंट पे क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मैक्सिमम होती है, क्योंकि आप रेफरेंस पॉइंट से ज्यादा दूर होते हो, ठीक है, हो गया। आए सर और देखते हैं,
और आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए जा रहे हैं आपके पास यूईटी के ईकैट के इस राउंड 1 के अंदर, इन कुछ दिनों के अंदर। चले भाई फिर अगला देखते हैं सवाल क्या कह रहा है आपसे। कह रहे डिके कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। डिके कांस्टेंट क्या होता है? डिके कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सर आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, रेंज देख रहे हैं आप क्वेश्चंस की, हर जगह से आया हुआ, ठीक है। तो डिके कांस्टेंट होता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमारे पास। डिके कांस्टेंट है क्या? डिके कांस्टेंट सर एक ऐसी इक्वेशन में आता है जो सिर्फ ये कहती है आपके पास कि सिंपल है, जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी का मतलब जो कि आपके पास रेडियो एक्टिविटी के, आपके पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई उनके टूटने का जो रेट है आपके पास, वो डिपेंड करता है कि कितने पेरेंट न्यूक्लियाई हैं। वो किस पे डिपेंड करता है हमारे पास कि कितने पेरेंट न्यूक्लियाई हैं। इनका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लाते हो तो एक कांस्टेंट आता है लैम्डा, जो कहलाता है डिके कांस्टेंट। ये क्या बताता है? ये बताता है किस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि हर मटेरियल का कुदरती जो सेट ने टूटने की स्पीड है वो डिफरेंट है, ठीक है। जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, जो उनके टूटने का आपके पास पर सेकंड रेट है, वो डिफरेंट है। तो लैम्डा की वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी, हर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होगी आपके पास, ठीक हो गया। तो क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, मास पे? नहीं, नेचर ऑफ एलिमेंट, मटेरियल पे डिपेंड करता है। उस एलिमेंट की नेचर क्या आपके पास, उस पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, नेचर ऑफ एलिमेंट। मटेरियल पे डिपेंड करेगा आपके पास कि भाई किस पे उसका डिके कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक हो गया सर। और बताएं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस टर्मिनल वेलोसिटी डिक्रीजेस। अच्छा, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी के साथ इन्होंने टेम्परेचर का लिंक बना दिया कि इनवर्स लिंक है, सही है। कह रहे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट। करंट पे क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर के आपके पास इंक्रीज होने से? अच्छा सर, ये तो अजीब सा सवाल है, देखते हैं। देखिए करंट क्या होता है आपके पास किसी भी, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक हमारे पास कंडक्टर है, तार है, मान लो एक तार में से करंट क्या है कि कितना आपके पास चार्ज गुजर रहा है पर यूनिट टाइम इसमें से, ठीक है। कितना चार्ज इसमें से गुजर रहा है पर यूनिट टाइम, ये करंट है हमारे पास। अब कितना चार्ज गुजर रहा है इससे पैसे पर यूनिट टाइम, वो हमारे पास अगर करंट है, तो करंट को हर तार के अंदर कुदरती तौर पे एक ऑपोजिशन मिलती है, जिस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अभी पीछे भी देखते हुए आए थे हम लोग, सही है सर। रेजिस्टेंस का क्या काम होता है? रेजिस्टेंस का काम होता है इस करंट को रोकना। रेजिस्टेंस का एक फिनोमेना है ना, रुकावट है, रुक भाई करंट, ये काम है रेजिस्टेंस का आपके पास। तो आपके पास रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना, ठीक है। करंट आइए हमारे पास जा रहा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस से डायरेक्ट ताल्लुक है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस पता है कितनी बढ़ती है? जितना टेम्परेचर बढ़ता है, डायरेक्ट ताल्लुक है आपके पास। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कौन बढ़ जाएगी? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट बढ़ जाएगी। किसकी रुकावट? करंट की रुकावट। तो करंट की रुकावट बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी आपके पास। रेजिस्टेंस बढ़ गई तो हम क्या बोलेंगे? करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। मतलब देखो लिंक कहां से कर उन्होंने सवाल, टेम्परेचर से डायरेक्ट पूछने भाई करंट का लिंक बता दो, तो टेम्परेचर से डायरेक्ट करंट का क्या लिंक है? रेजिस्टेंस का लिंक है। रेजिस्टेंस बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ गई रुकावट बढ़ गई, करंट क्या हो जाएगा बेचारा? कम हो जाएगा आपके पास, ठीक हो गया सर। तो इसका मतलब करंट में क्या इंक्रीज होने, क्या होने वाला है हमारे पास? इंक्रीज होने वाला है? नहीं सर, कम होने वाला है करंट। क्या इंपैक्ट आएगा? करंट क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, डिक्रीज हो जाएगा। मूविंग ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। अभी सर थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि भाई एक फोटो इमिसिव सरफेस है, एक मेटल सरफेस है, उस पे आके लाइट रे हमारे पास इंसिडेंट होती है, उसके फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसके इलेक्ट्रॉन्स निकालती है, उन निकलने वालों को हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। और वो डिपेंड किस पे करता है भाई? एनर्जी जो हम दे रहे हैं इस लाइट की, इस वेव की, जो कि डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो आपके पास निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। अच्छा सर, ठीक हो गया। तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? इफ यू रिमेंबर दैट एमसीक्यूज, आप साथ साथ सॉल्व करते हुए आ रहे हो, बड़ी मजे की बात होगी मेरा भाई। तो आपके पास आपको ये वाला आसानी से समझ में आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक। सर एक सेकेंड, कर तो इस पे भी रहा, सही है, कर तो इस पे भी रहा, और
फ्रीक्वेंसी, सर अगर लिंक चेक करते हुए जाए तो फ्रीक्वेंसी पे भी कर रहा है। इवन दो अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखो तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर ये डिफाइंड है कि जो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो बराबर होती है ईवी नॉट के, जिसमें ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। चेन में ना, चेन में सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। डन हो गया सर। तो इसका मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी पे भी कर रहा है डिपेंड, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे भी कर रहा है आपके पास डिपेंड, तो दोनों पे कर रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, ये बात समझ में आती है आई होप से आप सब लोगों को। ठीक है, आओ देखो, और यूईटी में एक मजे की जो चीज है ना आपके पास वो यही है, फिजिक्स से सवाल आते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं। उन कॉन्सेप्ट को अगर मेरे बच्चे आपने प्रॉपर क्लासेस नहीं ली हुई ना एप्टीट्यूड के हवाले से, जिसमें आपने तमाम बोर्ड्स को कवर नहीं किया वो, तो आप तब तक थोड़ा सा जो है उसमें पीछे रहते हो। ठीक है, तो इस चीज को जरूर फोकस करो कि अगर मैराथन्स आपने सॉल्व करनी है तो मैराथन सॉल्व करने से पहले आपने लेक्चर्स लिए हो। ठीक है, ताकि जो वीक एरियाज है, वीक जोन्स है, वो सारे कवर हो चुके हो। और मैराथन सॉल्व करने के बाद क्या करना है ये भी सुन लो। मैराथन सॉल्व करने के बाद आपने अटेम्प्ट करनी है एफएलपी। एफएलपी पोर्टल पे मौजूद है, जाके चेक कर सकते हैं आप लोग, एफएलपी पोर्टल पे मौजूद है। क्यों अटेम्प्ट करनी है? क्योंकि जब मैराथन अटेम्प्ट कर लोगे ना तो एक आइडिया होगा आपके पास। यूटी की मैराथन्स भी आप लोगों के लिए मेरे बेटे अपलोड की गई हुई है, पोर्टल पे भी मौजूद है, यूट्यूब पे भी मौजूद है आपके पास। तो वो जो मैराथन्स आपके लिए अपलोड की गई है, वो मैराथन्स आपके पास वो क्यों करनी है? वो करनी है प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद करनी है सॉल्व एफएलपी। ये जो डे वाइज वीडियो देखोगे इसके बाद क्या करोगे? सॉल्व करोगे जाके एक एफएलपी। एफएलपी क्या बताएगी तुम्हें? तुम्हारी अपने अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उससे तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि यार वीक एरियाज रह गए। एफएलपी में अगर कोई चीज मिस हो जाए, ठीक है, एफएलपी में नजर आएगी यार ये टॉपिक मेरा वीक टॉपिक है, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज एनालिसिस आता है आपके पास। अगर आपको नजर आए कि ये टॉपिक मेरा वीक टॉपिक है, उसकी शीट सॉल्व कर लो। दैट्स हाउ यू कैन रिवाइज इन दीज फ्यू डेज। ठीक है, अगले जो एक आध दिन और हमारे पास ईकेट के बच्चे हैं, अगर इनमें तुमने अप्लाई करना है ताकि तुम्हें भी हेल्प आउट हो। ठीक है, ताकि तुम भी इजीली अपने पास समझ सको कि यार कितनी तैयारी हो चुकी है, यूईटी को कितना ग्रैब कर लिया मैंने। डन हो गया। आओ सर आगे बताएं। कह रहे भाई इस सवाल में इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट मैक्सिमम हाइट, प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास, उसमें जब मैं मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाऊंगा तो क्या होगा? देखते हैं क्या होगा। ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें कह रहे हैं मैं जब मैं मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाऊंगा, मैक्सिमम हाइट ये रही, ठीक है, यहां पे पहुंच जाऊंगा तो क्या होगा? देखो मेरा बेटा एक बात समझना, प्रोजेक्टाइल के अंदर ना पढ़ने से पहले हम लोगों ने दो तीन चीजें क्लियर करनी होती है। हमारे लेवल पे जो प्रोजेक्टाइल है उसमें सबसे साफ तौर पे बोला गया हुआ है हवा को आड़े मत लाना। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है। पीछे भी एक सवाल में आपने देखो मैंने विंड वाले ऑप्शन को बोला था, हाँ हटाओ हटाओ, हमारे कोर्स में नेग्लेक्टेड है विंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर विंड रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है तो देखो आपने चूंकि इसको स्पीड दी है इस तरफ, एक एंगल पे स्पीड दी है, जब एंगल पे कोई वेक्टर आता है तो उसको भाई दो हिस्सों में तोड़ना पड़ता है, एक आगे बढ़ाने वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक ऊपर लेके जाने वाला वर्टिकल कंपोनेंट। तो आगे बढ़ने से तो देखो जब हवा में आगे बढ़ती है ना कोई चीज तो उसमें आगे बढ़ने से हवा ही रोकती है सर। अगर आप कभी बाइक चला रहे हो या फिर कभी आप विंडी डे पे निकले हुए हो, किसी दिन बहुत हवा चल रही है, आप चल रहे हो अपोजिट हवा के फ्लो के, आपको फील होता है हवा में आगे बढ़ने से हवा ही रोकती है हम लोगों को। ठीक है, तो हवा में आगे बढ़ने से हवा ही रोकती है, हवा को कटा दिया कोई नहीं रोक रहा, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक रहा। जिसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना वेलोसिटी का, जिसको वीएक्स कह रहे होंगे हम लोग, ठीक है, या वी नॉट एक्स भी कहते हैं हम लोग आपके पास इनिशियल के अंदर, तो आपके पास वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा, आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं रहा। ऊपर जाने से ग्रेविटी रोक रही है, क्योंकि ग्रेविटी को अगर यहां पे नहीं मानेंगे कि भाई ग्रेविटी है लेकिन कांस्टेंट है, थ्रू आउट क्या है? कांस्टेंट है, ये माना है हम लोगों ने, तो ऊपर बढ़ने से ग्रेविटी रोकती है। ठीक है, अगर ग्रेविटी को हम लोगों ने आपके पास यहाँ पे माना हुआ है, हमने माना हुआ है कि भाई ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ऊपर बढ़ने से तो कोई रोक रहा है, ऊपर बढ़ने से रोक रहा है, ऊपर बढ़ने वाली स्पीड आहिस्ते आहिस्ते क्या होने लग जाएगी? कम। ठीक है, तभी वर्टिकल स्पीड क्या हो जाती है? कम। और मैक्सिमम हाइट पे क्योंकि अब इसके ऊपर जाना ही नहीं है तो वर्टिकल स्पीड क्या हो चुकी होती है? हमारे पास जीरो हो चुकी होती है। एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल स्पीड जीरो हो चुकी है। ठीक है, जिसका मतलब अब आपके पास ये समझना है वर्टिकल स्पीड थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो रही क्योंकि हवा रोक ही नहीं रही। ग्रेविटी है तभी वर्टिकल स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन हवा नहीं है तो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो सेम रह रही है। ठीक हो गया सर। सवाल आगे क्या है? मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा ये बताएं सर। वेलोसिटी पूरी जीरो नहीं होगी,
हॉरिजॉन्टल स्पीड तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगी ना, रोक ही नहीं रही है, वही होगी कुछ ना कुछ, क्या वही जो पहले थी, v नॉट एक्स होगी, कोई चेंज नहीं होने वाला आपके पास। लेकिन वर्टिकल खत्म हुई है सर। अगर ये बोलते हैं मैक्सिमम वर्टिकल स्पीड वेलोसिटी 0, तो मैं मान लेता। वर्टिकल नहीं लिखा हुआ, गलत है सर, वर्टिकल नहीं लिखा हुआ। एक्सेलरेशन इज 0, नहीं, एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है। क्यों? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देखें सर, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम होती है तो एक्सेलरेशन तो आती नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर सेम है हमारे पास, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगी, वर्टिकल एक्सेलरेशन तो हो रही है। वर्टिकल वेलोसिटी देखो चेंज होती जा रही है, वर्टिकल एक्सेलरेशन तो हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन नहीं 0 हो सकती। आप ये कह रहे हो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 लिखा होता तो सही होता, सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं, काट दो। सी में कह रहे हैं वर्टिकल वेलोसिटी, अरे सर पहुंच गए हम लोग, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। आती है यहां तक बात समझ में भाई? तो आप देखो आपके पास यूईटी के अंदर कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा पकड़ा जाता है आपके पास, अब बच्चे पता लग जाता है कि जो बच्चा आ रहा है ना आपके पास, वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ के आया हुआ है कि नहीं आया हुआ हमारे पास, सिंपल सी बात। नजर आ गया होगा तुम लोग अभी तक एमसीक्यूज देखते हुए साथ साथ, तो रुको नहीं, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन एसएचएम इफ लेंथ इंक्रीजेस द फोर्स, अरे फोर्स और लेंथ ये कौन सा फर्क है, तो कोई पढ़ा ही नहीं है हम लोगों ने एक साथ साथ। अच्छा समझते हैं। कह रहे अगर लेंथ बढ़ेगी तो आपके पास जो फोर्स है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो ये बताइए कि जो फोर्स है उसके ऊपर हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा। चले देखते हैं कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अच्छा ख्याल ये रखने की यहाँ जो ये फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है, जो किसी भी एसएचएम के अंदर मौजूद बॉडी को वापसी उसकी मेन पोजीशन पे लेकर आती है। चाहे वो पेंडुलम हो, वापसी मेन पोजीशन की तरफ आता है, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम हो, वो आपके पास वाइब्रेट करने के बाद वापसी मेन पोजीशन की तरफ आता है, ठीक है, तो वो फोर्स कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स। और उस रिस्टोरिंग फोर्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें के तो सर एक कांस्टेंट है, जिसका मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम, यानी कि एक बॉडी जो एसएचएम में परफॉर्म कर रही है उसने आपके पास मेन पोजीशन से वो कितनी दूर गई है, वो डिस्प्लेसमेंट है, सही है, दैट इज अ लेंथ। तो आपके पास इसका मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहे हो विच मींस यू आर इंक्रीजिंग लेंथ, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो द फोर्स ए इंक्रीजेस हो जाएगा सर आपके पास, डिक्रीज नहीं हो रही, ना 0 बन रही है ना सेम रह रही है, बल्कि बढ़ेगी। जितनी ज्यादा लेंथ कर दोगे बॉडी की आपके पास, वाइब्रेटिंग बॉडी की, उतनी ज्यादा आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ जाएगी उसकी। ठीक हो गया सर जी, ओके। और इसके अलावा नेक्स्ट में कह रहे हैं अ मूविंग हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स एड अबव अ ग्रुप। अच्छा जी, अभी पढ़ा है सर हम लोगों ने, एक हेलीकॉप्टर है उसने क्या करना है, एक एड है, एड आपके पास कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी आपके पास समझ लो हेल्प की चीज है, वो पैकेट नीचे ड्रॉप करना है, कहां पे, एक ग्रुप के ऊपर, एक नीचे ग्रुप है उन बेचारों को देना है, उनको ड्रॉप करके देना है। कह रहे द एड फॉल्स डाउन एंड मूव फॉरवर्ड, वो नीचे भी गिर रही है, आगे आगे क्यों जा रही है सर, वो अरे सर अभी तो पढ़ाया था आपने, हॉरिजॉन्टल चीजों पे कोई भी चीज रखोगे उसमें से निकलेगी, तो इनर्शिया थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टली आगे लेके जाएगा, फिर नीचे गिरेंगे ना, जिसका मतलब वो आगे भी जा रही है और वो नीचे गिर रही है, तो ये क्यों हो रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों हो रहा है सर, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो जो एड है उसका इनर्शिया होगा कुछ ना कुछ, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ये तो सही, नीचे तो ग्रेविटी की से गिरता है, ठीक है। सी एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है आपके पास, एयर रेजिस्टेंस आपके पास उसको नीचे तो नहीं गिरा रही, आगे बढ़ा रही है, सही है। विंड की वजह से हो रहा है, हवा भी नहीं कर रही काम, ये काम तो ग्रेविटी वगैरह कर रहे हैं आपके पास। मोमेंटम की वजह से हो रहा है, यस, क्योंकि सर वो जब वो प्लेन में था तो उसके अंदर मोशन था, मोशन था मतलब मोमेंटम था, मोमेंटम था, इसका मतलब अब उसकी बॉडी क्या चाहेगी, इनर्शिया, मैंने बताया था ना शुरू में कि इनर्शिया की वजह से होता है, तो इनर्शिया को रिलेट करती है, तो बॉडी क्या चाहेगी, अगर बॉडी मूवमेंट में थी, जैसे बॉडी हॉरिजॉन्टली आगे जा रही यहाँ पे निकला वो एड बार, ये थोड़ा सा आगे जाएगा फिर नीचे गिरना शुरू होगा। अभी जो आगे जाना और नीचे गिरना शुरू होना आपके पास, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा। ये जो आगे जा रहा है इनर्शिया की वजह से जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट में थी, तो बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं इनर्शिया, वो क्या कहती है, अरे मूवमेंट में है, मूवमेंट में ही रहे, यानी कि मोमेंटम है ना बॉडी में, तो मोमेंटम रखो बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ये सब क्यों हुआ है, इनर्शिया की वजह से तो हुआ है, लेकिन इनर्शिया है नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, मोमेंटम, कि आपके पास किसकी वजह से हुआ है, मोमेंटम की वजह से हुआ है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन बी, मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया भाई, आओ चलो आगे देखते हैं।
कह रहे इन अ कैपेसिटर E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एक कैपेसिटर जिसके अंदर एनर्जी कैसे निकालते हैं, उस कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर हुई भी हो, हाफ C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, V इज द वोल्टेज प्रोवाइडेड टू दैट कैपेसिटर का स्क्वायर। ठीक है, इफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीजेस, अगर डिस्टेंस बढ़ा दूं मैं प्लेट्स का तो क्या होगा? कौन सी प्लेट्स का? सर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो ऐसे बनता है कि दो मेटल की प्लेट्स लेते हैं, एक दूसरे के आमने सामने लाके रख देते हैं, एक कनेक्ट होती है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो एक कनेक्ट होती है नेगेटिव टर्मिनल से। तो जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल हो पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो नेगेटिव से कनेक्टेड उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। डन हो गया सर। आपके पास टोटल जो एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी वो डिपेंड कर रही है, लिखा हुआ सर हाफ CV स्क्वायर पे। ठीक हो गया। लेकिन प्लेट्स के डिस्टेंस, प्लेट्स एक दूसरे से कितना दूर है ये पता करने के लिए हमारे पास ये जो डिस्टेंस है इसका क्या ताल्लुक बनेगा? ये डिस्टेंस इंपैक्ट करता है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को। कैसे सर? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज एक्चुअली गिवन बाय A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, जिसमें A क्या होता है? इन प्लेट्स का एरिया होता है कि कितना एरिया की रखती है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट है, हर जगह सेम रहेगी, D डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है इन प्लेट्स के दरमियान। अगर सवाल क्या कह रहा है? डिस्टेंस मैं बढ़ा दूं, डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साफ नजर आ रहा है सर। तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। लेकिन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? सर एनर्जी भी तो कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रही है। तो अगर कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू सी कि आपके पास अगर कैपेसिटेंस कम हो जाएगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर कम सी बढ़ रहा ना, कैपेसिटेंस कम होगी, एनर्जी भी कम होगी। कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, एनर्जी, यस सर करेक्ट, दोनों डिक्रीज हो रही है। कोई भी एक पे, ये नहीं कि दोनों बढ़ रही है, कोई एक बढ़ रही है, कोई नहीं, दोनों कम हो रही है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस कम हो गई, कैपेसिटेंस कम हुई बेचारे की एनर्जी भी कम हो गई। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन। ओके सर, और बताएं और कैसे कैसे आपके पास कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं भाई यूईटी वाले आपके पास अपने इस ई कैट राउंड 1 के अंदर। एम्बुलेंस मूव टुवर्ड्स द वॉल व्हाइल इमिटिंग साउंड। एक एम्बुलेंस है, ठीक है, एक सोर्स ऑफ साउंड है, व्हाइल इमिटिंग साउंड बोला है ना, तो एक सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक है, किसकी तरफ मूव कर रही है? दीवार की तरफ मूव कर रही है, दीवार है, इसकी तरफ मूव कर रही है भाई आपके पास। ठीक है, इसकी तरफ मूव करती हुई आ रही है, सही है। The sound waves hit the wall and cause a Doppler effect। ऑब्वियस सी बात है, क्यों Doppler effect? ये एक रिसीवर की तरह ही हो गया ना आपके पास। हम भी क्या होते हैं, जब हम खड़े पे ये एम्बुलेंस हमारी तरफ आ रही होती है तो हम रिसीवर से हमसे आके साउंड टकराता है ना भाई, तो ये वॉल भी मान लो रिसीवर ऐसे आके टकरा रहा है। ठीक है, और एक Doppler effect हो गया। तो Doppler effect कौन सा वो होगा समझना? सोर्स ऑफ साउंड रिसीवर के पास आ रही है, मैं सोर्स हूं, तुम मेरे सामने खड़े होते, मैं तुम्हारे पास आता, बोलता हुआ नॉर्मल जिस टोन में बोलना उसकी में, अगर पास आता तो मैं बढ़ती हुई टोन सुनाई देती, तुम्हें बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी सुनाई देती। यानी कि जब एक सोर्स एक रिसीवर की तरफ बोलती हुई जा रही होती है तो सुनने वाले को ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आती बात समझ में? क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। डन हो गया। अच्छा, द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। अब जो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर कहां है? वो गाड़ी के अंदर है, वही चलाता हुआ है ना गाड़ी हमारे पास, और तो कोई ऑब्जर्वर है नहीं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर है जो गाड़ी के अंदर जो गाड़ी चलाता हुआ है, बेचारा एम्बुलेंस जो है वो जो चलाता हुआ है वो ऑब्जर्वर है। उसके लिए आपके पास ऑब्जर्वर के लिए कैसा साउंड सुनाई दिया जा रहा होगा? जो एक दफा इंक्रीज हुआ होगा, एक दफा डिक्रीज हुआ होगा, दो दफा इंक्रीज हुआ होगा, या दो दफा डिक्रीज हुआ होगा। समझते हैं? सुनना गौर से, ऑब्जर्वर यह है, ऑब्जर्वर भी माशाल्लाह से सोर्स के अंदर ही है, उसी के पास ही पड़ा हुआ है। पहले मानते हैं इसको सोर्स से जो साउंड निकला वो रिसीवर के पास गया। ठीक है, क्योंकि सोर्स रिसीवर की तरफ आ रही है, सोर्स रिसीवर की तरफ आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी कि अब जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, अगर ये एफ थी तो ये एफ डैश हो जाएगी। और मजे की बात यह कि ये फ्रीक्वेंसी पहले वाली से ज्यादा हो चुकी है, पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। अब जब ये टकरा के यही साउंड यहीं से टकरा के कहां जाएगा? वापसी ऑब्जर्वर के पास जाएगा। जब ये ऑब्जर्वर के पास जाएगा तो समझना, साउंड अब यहां से आ रहा है, ये ऑब्जर्वर है, साउंड यहां से आ रहा है और ये ऑब्जर्वर है, तो ये सोर्स हो गई, थोड़ी देर के लिए सोर्स हो गई, और ऑब्जर्वर अब क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है। जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाते हैं, यानी कि मैं यहां खड़े रहूं, तुम मेरे पास आते रहो, तो तुम्हारे लिए मेरी साउंड की जो पिच होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सर जब ये साउंड ऑब्जर्वर तक वापसी पहुंचा, एम्बुलेंस में बैठे हुए बंदे तक वापसी पहुंचा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी दफा बढ़ी है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ गई। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो साउंड है वो दो दफा बढ़ रहा है। तभी आपके पास अगर आप दीवार की तरफ ऐसे
कोई भी चीज बजाते हुए या बोलते हुए जाओगे, आपको अपनी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी वो काफी बढ़ती हुई महसूस होगी। कभी करते हुए देखना, ऐसे चलते हुए दीवार की तरफ बोलते हुए जाओ थोड़ी नॉर्मल टोन में या तेज टोन में, आपको फील होगा कि भाई आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। ठीक है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी, देखो इस तरह से सिंपल, आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो साउंड की वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया, हालांकि मैं सिर्फ दीवार के करीब गया आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से डॉपलर इफेक्ट ने 2 दफा बढ़ा दिया। आगे देखते हैं सर, और क्या आपके पास कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है यूईटी आज। यार अ बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रक, सही है, एक डब्बे को, एक बॉक्स को ट्रक के ऊपर रख दिया हमने, सही है। When the truck moves and suddenly strikes an edge, the box moves forward due to, ठीक है, अगर किसी भी वजह से खड्डा आ गया, एज मान लेते खड्डा आ गया, किनारा होता है वैसे तो एज, स्ट्राइक्स एज यानी कि किनारे पे टकरा गया हल्का सा कहीं से, तो आपके पास खड्डा आ गया मान लो, जैसे ही खड्डा आएगा तो जो बॉक्स उस ट्रक के अंदर रखा है वो आगे जाएगा। वो आगे क्यों जाएगा? तो वही चीज हो गई सर। फॉर एग्जांपल हम सब लोग बस में खड़े हुए हैं, बस चल रही है, इधर जा रही है सुकून से, एकदम से उस बस वाले ने ब्रेक लगाया, हम सबका जाएंगे आगे, क्यों? बस वहां जा रही थी, हमारी इनर्शिया में वही लेके जाएगा। ठीक है, पढ़ ले इनर्शिया। बीच में मजे की बात, इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए हैं टीचर, चाहता है तुम लोगों की मैकेनिक्स तो स्ट्रांग हो, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अब से मैकेनिक्स स्ट्रांग हो, मैकेनिक्स भी स्ट्रांग हो, मैकेनिक्स को हल्का मत लेना यूईटी के टेस्ट में, कहने का मकसद ये है भाई। अच्छा, कह रहे व्हेन द ट्रक मूव्स एंड सडनली स्ट्राइक्स एन एज द बॉक्स मूव फॉरवर्ड, क्यों जाएगा वो आगे? इनर्शिया की वजह से जाएगा। ये तो आपने इधर ही इन सवालों में 3 दफा बता दिया अब तक। इनर्शिया, स्टैटिक फ्रिक्शन ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, वेट ऑफ द बॉक्स नहीं सर, इसकी वजह से जाएगा आपके पास इनर्शिया की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, इनर्शिया। ठीक हो गया। आओ जरा और देखें भाई, यूईटी के कैट 1 में किस तरह से कॉन्सेप्ट निचोड़ा जा रहे हैं। स्ट्रिंग इज एन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड। एक स्ट्रिंग एक एलिवेटर के अंदर है और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है बढ़ती हुई स्पीड के साथ। ठीक है, डन हो गया। द टेंशन इन द स्ट्रिंग कंपेयर टू व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट विल बी। जब एलिवेटर रेस्ट में होता है, समझना इस बात, ये आप लोगों ने, जब एलिवेटर रेस्ट में होता है तो इसके ऊपर अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी स्प्रिंग बैलेंस लगाएं और उसके ऊपर कोई वेट ऐड कर दें, तो जो टेंशन होगी वही हमारे पास अपैरेंट वेट होगा आपके पास। अगर ये रेस्ट में होता है तो इसके अंदर जो टेंशन है वो डायरेक्टली हमारे पास वेट के बराबर होती है। डायरेक्टली किसके बराबर होती है? वेट के बराबर होती है। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर बढ़ाने लग जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करने लग जाऊं, आपके पास आपको ऊपर बढ़ाने लग जाऊं, तो अब आपके पास जो अपेरेंट वेट होता है वो अपेरेंट वेट बराबर हो जाता है हमारे पास किसके, समझिएगा, वो बराबर हो जाता है हमारे पास एम ए प्लस एम जी के। यानी कि आपके पास जिस एक्सेलरेशन से आप ऊपर जा रहे हो, सवाल ने क्या बोला, मूविंग आउटवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड, बढ़ रही है स्पीड, तो एक्सेलरेशन आ रही है ऊपर जाते हुए। यानी कि अगर आप एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हो वो फोर्स, जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहे हो वो फोर्स, और अपना वेट दोनों को प्लस करोगे तो अपेरेंट वेट बनेगा, और अपेरेंट वेट वही टेंशन होती है आपके पास जो स्ट्रिंग के अंदर होती है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे ये टेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, सर रेस्ट में जितने थे अब जब मूव करते हुए जा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका मतलब अब जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपके पास। अगर ये नीचे आ रहे होते तो डिक्रीज हो जाती है हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपेरेंट वेट उसमें एम जी माइनस एम ए होता है, वेट में से उस फोर्स को डिक्रीज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं आपके पास। ओके सर, और बताएं और क्या क्या आपके पास सवाल देखे जा रहे हैं यूईटी के कैट 1 के अंदर। चलें भैया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इस बात को समझना भाई अपने पास। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करता हूं तो कंडक्टर का मतलब क्या, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास, जब वो कंडक्टर ऐसी तार का टुकड़ा ऐसी पड़ा हुआ है तो उसमें रैंडमली मूव कर रहे हैं, मूव तो कर रहे हैं लेकिन रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी ऐसे पॉइंट पे आपके पास कहलाती है थर्मल वेलोसिटी। ठीक हो गया सर। अब अगर मैं इसी कंडक्टर को आपके पास कनेक्ट कर दूं एक बैटरी के साथ, ठीक है जी, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल आपके पास, तो अगर मैं इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां से यहां की तरफ जाएगी। लेकिन जो करंट की डायरेक्शन होती है, चूंकि नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो ये सारे भाग के कहां जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो आपके पास अब जो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, नेगेटिव से अवे पॉजिटिव की तरफ, तो इनकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा नॉर्मली वैसे हम लोग ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है मेरे बच्चे, ये आपके पास एक एवरेज वेलोसिटी होती है, तमाम इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी निकाल सकते बैठ के, तो एक एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है। कह रहे
drift velocity is defined as, क्या है drift velocity की definition? A, average velocity of electrons, हाँ जी average velocity electrons की in the direction opposite to the electric field, ऐसी डायरेक्शन में है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। बिल्कुल सही बात है सर, ए वो देखा जा सकता है। बी कह रहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, किसी भी इंस्टेंट पे जो होती है, किसी भी लम्हे पे जो होती है, नहीं सर वो नहीं है, एक एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ आयंस इन अ कंडक्टर हो सकती है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास सर अभी आपके पास जो बात चल रही है, हमने जो डेफिनेशन समझी उसमें सर ये इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो ऑप्शन ए ही सही चल रहा है सब तक, अभी तक सबका सब में अभी तक। वेलोसिटी ऑफ साउंड तो कहीं से भी नहीं है सर, ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, या बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डन हो गया। और बताएं सर, कह रहे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या हो रहा है भाई, अब बताएं जरा। एसएचएम एक्सेलरेशन इज, जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, उसकी कंडीशन एक ही चीज पे निर्भर है, एक ही चीज पे डिपेंड करती है आपके पास, एक ही चीज के ऊपर आपके पास भाई ताल्लुक है। उसका क्या डेफिनेशन ही क्या है कि व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन ऑफ acceleration of the vibrating particle is directly proportional to displacement but directed towards the mean position, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी दोनों की। तो ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। कंडीशन ही क्या है? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है मीन से एक्सट्रीम के दरमियान आपके पास, कांस्टेंट तो नहीं है सर। बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये है। सी, वेलोसिटी थोड़ी सर जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन भी नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक हो गया सर जी, आगे बताएं। सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर मोशन है, मान लो ये आ गई हमारे पास एक सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इस सर्कुलर मोशन के अंदर क्या कहा जा रहा है आपके पास? इस सर्कुलर मोशन में कहा जा रहा है कि भाई आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो किधर डायरेक्टेड होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो कि एक पार्टिकल को सर्कल में घुमाती है, ठीक है, और हमेशा डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। पार्टिकल जिस पॉइंट पे भी घूम जाए, पहुंच जाए, घूमते हुए अगर वो पहुंच रहा है, तो वो फोर्स जो कि आपके पास उस पार्टिकल को घुमा रही है और उसकी डायरेक्शन का है हमारे पास टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो आपके पास उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया सर जी। डायग्राम को थोड़ा सा भाई इग्नोर करना, क्योंकि समझाने के लिए बनाई जाती। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियली नहीं सर, टेंजेंट तो वो होता है जो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे इस तरह से रेडियस के साथ परपेंडिकुलरली मूव करती हुई लाइन जा रही होती है। रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ जा रही है रेडियस की, नहीं बाहर, रेडियली इनवर्ड, यस सर, अंदर की तरफ आ रही है आपके पास रेडियस की डायरेक्शन में। तो दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन सी, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, तो उसकी डायरेक्शन में भी नहीं है हमारे पास। डन हो गया। तो सर और कोई सवाल जो कि आपके पास अभी तक देखे गए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन? ठीक है, वेव मोशन की कोई कैरेक्टरिस्टिक बताइए, इनमें से क्या है? देखो आपके पास यहाँ पे समझने वाली बात हमारे पास क्या है, देखो अल्लाह ताला ने जो पूरी कायनात बनाई है, इस कायनात को अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं मेरा भाई, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग इस कायनात में दो चीजें रखी है अल्लाह ताला ने। वो दो चीजें क्या है? पहली चीज है आपके पास मैटर, वो चीज जिसका मास होता है, जगह गिरती है, आप, मैं, हवा, पानी, जितना प्लेनेट है, जितने सूरज है, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब चीजें, ठीक है। और दूसरी चीज है क्या है हमारे पास? एनर्जी, सच एज लाइट, साउंड, ये दो चीजों से मिलकर बनी है आपके पास पूरी कायनात हमारी, ठीक है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी भी आ जाता है कॉन्सेप्ट, पढ़ोगे। आगे क्या कह रहे हैं? ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो वेव की हो। मैटर की जो नेचर होती है उसको हम कहते हैं पार्टिकल नेचर, एनर्जी की जो नेचर होती है उसको हम कहते हैं वेव नेचर। पार्टिकल की पहचान ही क्या? वो टकराएगा, वो टकरा सकता है, वो कोलाइड कर सकता है। तो एनीथिंग दैट कैन कोलाइड एंड ट्रांसफर मोमेंटम एंड एनर्जी, वो कहलाएगा पार्टिकल। वेव की नेचर क्या है? ये कोलाइड नहीं करती है हमारे पास,
ये क्या करती है हमारे पास, ये एनर्जी ट्रांसफर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एनर्जी ट्रांसफर करती है आपके पास क्या, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये एनर्जी की समझ लो गाड़ी है जिस पे एनर्जी बैठ के सवार हो रही है, उसको वेव कहते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा सर, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है वेव की, एनर्जी ट्रांसफर करना। मैटर ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। मैटर एनर्जी की वजह से ट्रांसफर होता है, मैटर एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, फोर्स लगता है जो ट्रांसफर होता है भाई। ट्रांसफर ऑफ मास ट्रांसफर करने या ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर, सर क्लियरली मेंशन्ड है, ऑप्शन ए, पढ़ते हुए आ गए। अब तो मार्क कर दें कि भाई वेव मोशन की हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, कि वो एनर्जी ट्रांसफर करती है, मैटर पार्टिकल मास कुछ नहीं ट्रांसफर करती इसके अलावा। ठीक हो गया। कह रहे द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या, इतने सवाल कर लिए याद हो चुका है। एक मेटल लो, उस पे लाइट मारो, लाइट टकराएगी, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी, देखा, कोलाइड करेगी, लाइट एज अ पार्टिकल एक्ट करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। ये बात याद रखना, ये पढ़ते होगे ना, अगर रट्टा लगाते होगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो लाइट है आपके पास वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, एज अ वेव बिहेव नहीं करती। क्या अभी पीछे भी बताया था भाई, पार्टिकल कोलाइड करता है, तो देखो ये पार्टिकल आया, कोलाइड किया, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हर मेटल के ऊपर खुद सोचो, हर मेटल इस फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या एक ही एनर्जी ऑफ वेव पे आपके पास निकाल देगा। कुछ को हो सकता है ज्यादा एनर्जी की वेव चाहिए हो तब वो निकालेंगे अपने फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ को कम एनर्जी की वेव चाहिए होगी वो उस पर निकाल देंगे। ये तो मेटल टू मेटल डिपेंड करता है। तो वो कम से कम एनर्जी जिसपे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, वो कम से कम एनर्जी इस वेव की जिसपे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं आपके पास भैया वर्क फंक्शन, ठीक है जी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। सही हो गया सर। और रिप्रेजेंट करते हैं फाई नॉट से, ठीक है, फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एनर्जी जो होती है किसी भी पार्टिकल की अकॉर्डिंग टू, सॉरी किसी भी वेव की अकॉर्डिंग टू प्लांक, वो होती है एच न्यू, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वर्क फंक्शन भी तो एक एनर्जी है, वो कम से कम एनर्जी जो कि मेटल को चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लेकिन एनर्जी तो है किसकी एनर्जी, फोटोन की एनर्जी। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा एच न्यू नॉट, यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कौन सी आएगी, वर्क फंक्शन क्या था, वो मिनिमम एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज होगी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सही है। कह रहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है सर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल पे डिपेंड करती है, क्योंकि मेटल में कुछ मेटल्स कम एनर्जी पे निकाल देते हैं, कुछ ज्यादा पे निकालते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करेगी, क्या हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं, नेचर ऑफ मेटल पे, मेटल कौन सा, क्योंकि मेटल चेंज करोगे उसको ज्यादा एनर्जी हो सकता है चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसका मतलब उसका वर्क फंक्शन बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अब ज्यादा चाहिए होगी आपको। आती बात समझ में। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ आपस में लिंक डायरेक्टली किसका बन गया हमारे पास, मेटल के सरफेस का, कि मेटल कौन सा है, क्योंकि मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा उसको कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, आई होप सो कि यहां तक बात समझ में आती होगी। आओ आगे देखते हैं। द फंडामेंटल एसआई यूनिट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं और कौन कौन से नहीं है। डिराइव, अच्छा पहले तो यूनिट्स की टाइप याद कर लो, कौन सी दो होती है भाई। एक होती है सर बच्चों वाला सवाल, बिल्कुल बेसिक वाली फिजिक्स में पढ़ाते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और कौन से होते हैं आपके पास, डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। फंडामेंटल के अंदर वो आते हैं जो किसी से मिलकर नहीं बने हुए, जिसमें आपके पास किलोग्राम आ जाता है मास का, ठीक है जी। अगर हम सारी लिस्ट डाउन कर दें, किलोग्राम एक फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास टाइम का हमारे पास है सेकंड, इसके अलावा हमारे पास लेंथ का आपके पास है मीटर, करंट का हमारे पास है एम्पेयर, ठीक है। केल्विन है हमारे पास टेम्परेचर का, और आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है नंबर ऑफ मोल्स। एक रह गया सातवां, वो है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये 7 है पूरी फिजिक्स के अंदर टोटल बेस यूनिट्स, इनके अलावा कोई बेस नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं, बाकी दुनिया का सब डिराइव यूनिट है, सब डिराइव है। मीटर फंडामेंटल है, इन्होंने बोला फंडामेंटल नहीं चाहिए मुझे, काट दो। बी किलोग्राम फंडामेंटल है, काट दिया। सी न्यूटन, सर न्यूटन भी तो अकेला है, ये भी तो अकेले है, नहीं न्यूटन अकेला नहीं है, न्यूटन एक्चुअली मिलके बना है आपके पास कुछ चीज। न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स, एम का यूनिट होता है मास का, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब न्यूटन आपके पास एक्चुअली मिलके बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक से ज्यादा यूनिट्स है सर।
तो डिराइव्ड में चला गया ना, ये डिराइव्ड है, एक्सेप्ट जो था वो यही है सर, ये ले पकड़ लें, ऑप्शन सी हो गया हमारे पास करेक्ट आंसर, न्यूटन। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी न्यूटन। ठीक हो गया। आओ और देखें भाई क्या क्या चेक कर रही है यूईटी आपके पास। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल अब फिजिकल को पहले वाले में यूनिट पूछा था ना, अब फिजिकल क्वांटिटी बताओ सर, देखे ना खुद, इसकी फिजिकल क्वांटिटी कौन होगी, मास, टाइम, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये इन फिजिकल क्वांटिटीज के नाम है, इनके अलावा सब डिराइव्ड है, और इनके ये जो है ये फंडामेंटल है या बेसिक्स है। ठीक है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है इनमें से, वेलोसिटी है सर, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो तो होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड, ये तो नहीं है। फोर्स है सर, फोर्स का भी हमने देखा न्यूटन है, जो कि खुद बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ये भी फंडामेंटल नहीं है, बहुत सारे यूनिट्स आ गए इसमें, एक नहीं आ रहा। मास, मास का होता है सर सिर्फ किलोग्राम, दैट इज अ सिंगल यूनिट, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। पीछे भी देख लें, मास का किलोग्राम क्या हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट होता है, अरे इसमें बॉक्स नहीं बनाया वरना कंफ्यूज हो जाओगे, मोमेंटम का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन सेकंड्स, यानी कि बड़ा यूनिट बन गया हमारे पास। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी मास। इन सब में से जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो कौन सी है, मास है। ये किसी से मिलकर नहीं, बाकी तमाम चीजें इसी से मिलकर बनती हैं आपके पास कहीं ना कहीं। अच्छा सर और दिखाएं, फिर ऐसा यूनिट भी सवाल चल रहे तो अच्छा, अब तक तो याद हो गया सर हमें, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तभी बताया पीछे आपने, वोल्ट नहीं है, ये वोल्टेज का होता है, ओम रेजिस्टेंस का होता है, कूलम चार्ज का होता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ये मत करना कंफ्यूजन भाई, करंट का होता है एम्पेयर, करंट का जो होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है हमारे पास भैया, एम्पेयर। डन हो गया सर, यहां तक भी बात समझ में आती है। और बताएं सर, यार ऐसा ही सिस्टम स्टैंड्स फॉर, अरे सबसे बच्चों वाला सवाल भी आया हुआ है, ऐसा ही सिस्टम किस, ये स्टैंड फॉर क्या है, मतलब किसका एक्रोनियम है, किस पे किससे मिलके बने ये वर्ड्स आपके पास, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, सिंपल इंटरनेशनल, नन, बच्चों वाला सवाल, बहुत बेसिक फिजिक्स में 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ये होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा ही होता है हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट मेरा भाई। ठीक हो गया। कह रहे कैंडेला इज दी ऐसा यूनिट ऑफ, सर ये भी आपने पीछे बताया, कैंडेला किस चीज का ऐसा यूनिट होता है, लाइट की इंटेंसिटी का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है आपके पास, जो लाइट की इंटेंसिटी हम रिसीव कर रहे हैं किसी भी सोर्स से, वेदर इट बी अ स्टार, आवर सन या बल्ब्स वगैरह कुछ भी, इनसे जो लाइट हमारे पास आगे पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है उसको कहते हैं हम लोग कैंडेला। जैसे मास का किलोग्राम होता है, लाइट की इंटेंसिटी भी एक क्वांटिटी है, उसका यूनिट होता है हमारे पास कैंडेला। तो क्या पूछा, कैंडेला किसका है सर, ऊपर में ए में लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है हमारे पास, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आप यहां तक एक ट्रेंड नोट करें भाई, कि वो जो ट्रेंड है वो क्या कह रहा है आपसे, कि यार जो यूईटी है ना बड़ा कॉन्सेप्चुअली भी चेक करती है, कुछ सवाल आपको बहुत बेसिक भी दिखाती है। ठीक है, एक ब्लेंड होता है ना आपके पास, जिसमें कहते हैं वो सवाल देखा ठक करके आंसर, एक वो सवाल सोचना पड़ता है कि भाई कहां से लिंक हो रहा है आपके बच्चा, ये लिंक्स हैं, चलो भाई ये हमारे पास हम लोगों ने ऐसे कॉन्सेप्ट कवर किया हुआ था और हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये जो डे वाइज एमसीक्यूज, इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक चीज और बोलूंगा बेटा, वो क्या, कि मैराथन्स पे थोड़ी सी नजर रखो, अगर अभी रिवीजन करना और पेपर बाकी अभी राउंड 1 का अपने पास, एक तो मैराथन्स पे नजर रखो, और मैराथन्स के बाद लाजमी एफएलपी जरूर देना, क्योंकि एफएलपी अगर आप दोगे तो आपको पता होगा कि भाई यूईटी के लिए जो टेलर्ड तैयारी है वो कितनी हो गई है। ठीक है, जो एग्जैक्टली यूईटी के लिए टेलर की गई तैयारी है, उसकी तैयारी के लिए था लेक्चर्स लिए हुए, सारे शीट सॉल्व किए हुए आप लोगों ने, डे वाइज तो ये तो हम लोग आपको एक एक्स्ट्रा हेल्प दे रहे हैं कि यार डे वाइज देखो आजकल कैसे सवाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक पूरा बैंक है यूईटी के पास पेपर्स का, वो मैराथन्स में आपको दिया गया हर सब्जेक्ट की, वो मैराथन्स देख ली, फिर एफएलपी जरूर अटेम्प्ट कर। ये बार बार मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूं मेरे बच्चे, ताकि आप लोगों को स्ट्रेटेजी समझ में, यूईटी का एफएलपी अटेम्प्ट हो गया तो समझ में आ गया कि भाई यूईटी में कहां कहां लैक कर रहे हैं, उन लैकिंग को कवर कर लेंगे हम लोग अपनी शीट सॉल्व कर। ठीक है, ये तमाम चीजें जो आपको मेरे बेटे मैंने आपको बताई, ये आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। ठीक है, आप पोर्टल से जाके अपने पास एक्सेस कर सकते हो, और अगर पोर्टल पे नहीं है आप लोग अवेलेबल, आप लोग बैच के स्टूडेंट नहीं हो, पार्ट नहीं हो, तो बैच ज्वाइन करने की डिटेल्स कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आपके पास मेंशन होगी, जरूर चेक करना एक दफा। ठीक है जी, तो आई होप सो कि आप लोगों को यूईटी का तो आइडिया जरूर हो चुका होगा कि भाई यूईटी हमारे पास किस तरीके से इन चंद दिनों के अंदर जो यूईटी का ECAT 1 चल रहा था उसमें हम लोगों को टेस्ट करती हुई आई है। ठीक है जी, और आई होप सो कि ये तमाम सवालात आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर और मदद देंगे कि कितनी आपने कॉन्सेप्चुअली डेप्थ को कवर करना है यूईटी के लिए। ठीक है, इसी सबके साथ यहां पे मुझे दीजिएगा इजाजत मेरे बेटे सैयद हंज़ला बुखारी को। अल्लाह हाफिज।
मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। आप तमाम स्टूडेंट जिन्होंने यूईटी के टेस्ट को भी अटेम्प्ट करा, यह आपका राउंड नंबर 1 था। आपने जैसी भी तैयारी करी, कहीं से भी तैयारी करी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुदारा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आपका पहला राउंड था, आपने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी, आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में सुरखरू फरमाए, और खुदारा सेकंड राउंड के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करी। अब आपने एक मौका अपना गवा दिया। अगर आपने तैयारी अच्छी नहीं करी हुई थी या टेस्ट आपके नजदीक थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, कोई मसले की बात नहीं है। देखो, जब कभी भी आप अपने घर के आरामदायक बिस्तर के ऊपर बैठ के टेस्ट को सॉल्व कर रहे होते हो तो उस वक्त आपके ऊपर प्रेशर लेवल नहीं होता, मगर जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाके उस टेस्ट को देते हो तो ऑब्वियसली प्रेशर का और डिफिकल्टी लेवल आप ज्यादा फेस करते हो। तो भाई, जैसा भी आपने यूईटी का राउंड नंबर 1 दिया है, अभी आपके पास अब राउंड नंबर 2 ईकेट का सेकंड राउंड का आपके पास चांस अवेलेबल है, जो कि आपके पास मई के एंड जून के फौरन स्टार्ट के अंदर कंडक्ट हो रहा होगा। इसी के साथ आपका नस का नेट नंबर 3 अभी स्टार्ट हो रहा है और फिर नस का नेट नंबर 4 आने वाला है। इसी के साथ अब फास्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम आपके सर पे खड़ा हुआ है, आपके सर पे जीआईके का एग्जाम खड़ा हुआ है, आपके सर के ऊपर अब लास्ट के 3 से 4 महीनों के एनटीएस के एग्जाम्स खड़े हुए, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। एनटीएस ऑल्दो पूरा साल हो रहा होता है, मगर देखो राउंड नंबर 1 से अभी भी आपके पास टाइम अवेलेबल है कि आपने भी सबक हासिल नहीं करा तो अब सबक हासिल करो। कि भाई सबक ये हासिल करो कि देखो, कोई भी खानदान के दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई दावतें हो, कोई काम की चीज नहीं है, आपको तैयारी करना इंपॉर्टेंट है। ईद उस दिन आपकी होगी जिस दिन आप सरखुरू होगे, जिस दिन आप कामयाब होगे। अभी आपकी बकरा ईद आने वाली है और साथ ही आपके पास अभी आपके एफएससी के पेपर्स होंगे, फिर बकरा ईद है और फिर उसके बिल्कुल फौरन बाद यूईटी का राउंड नंबर 2 होगा। तो राउंड नंबर 1 के अंदर जो भी आपने गुल खिलाए हैं, खुदारा उससे डिप्रेशन का शिकार मत हो। अभी से राउंड नंबर 2 की तैयारी को स्टार्ट करिए, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर सेकंड ईयर की परसेंटेज काउंट नहीं होती, फर्स्ट ईयर काउंट होता है। तो तैयारी का आगाज अभी करिए। इसीलिए हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। भाई, आपको हमारे बैचेस के अंदर फायदा क्या मिलता है कि आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कवर होती हैं और लाइव क्लासेस के ऊपर पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर्स आपको हर सब्जेक्ट कवर अप करवाते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स का एक्सेस मिलता है। ये फीचर मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि फीचर क्या है, कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के अंदर 2-2 प्रोफेसर्स मिलेंगे, जो कि आपका कंप्लीट कोर्स यूईटी के राउंड नंबर 2 से पहले एक दफा कवर करवाएंगे, फिर नस के नेट नंबर 4 के लिए कवर करवाएंगे, एनटीएस के लिए कवर करवाएंगे, फास्ट के लिए कवर करवाएंगे, आईएसटी के लिए कवर अप करवाएंगे, पीयूसीआईटी का टेस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट अनाउंस हो चुका है, उसके लिए कवर अप करवाएंगे, जीआईके के लिए कवर अप करवाएंगे। और आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइम ना सिर्फ कोर्स कवर होगा, बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होगी, साथ ही आपको टीचर अपना प्रैक्टिस मटेरियल देगा और उस प्रैक्टिस मटेरियल का साथ में वीडियो सॉल्यूशन होगा। यानी कि भाई आपके पास रियल टाइम ऑथेंटिक क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, एक बहुत बड़ा डेटा बैंक अवेलेबल होगा। देखो, सिर्फ वीडियो को गो थ्रू नहीं करना होता, सिर्फ लाइव क्लासेस को नहीं लेना होता, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप जो भी टॉपिक कवर अप कर रहे हो, आपके पास उसकी प्रैक्टिस शीट अवेलेबल होनी चाहिए, उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप देख सको कि भाई इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या है और ये आप किस तरीके से हासिल करते हो, हमारे बैचेस के जरिए हासिल करते हो। ना सिर्फ आपको क्लासेस के अंदर हर सब्जेक्ट कवर अप करवाया जाता है, हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, बल्कि सबसे खास फीचर क्या है कि भाई जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर करवाएंगे उसकी टॉपिकल प्रैक्टिस शीट टीपीपीस विद वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट होती हैं। यानी कि भाई जो हमारे हर सब्जेक्ट में थर्ड प्रोफेसर होते हैं, उनका काम ये होता है कि भाई ना सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, बल्कि हर वीक हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है। भाई नॉर्मली इदारों के अंदर तो एक सब्जेक्ट के ऊपर एक टीचर बैठे हुए होते हैं ना, यहाँ पे हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर्स भी मिलते हैं, फिर आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस शीट विद वीडियो सॉल्यूशन मिलती है, फिर आपको हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लासेस अलग से भी मिलती हैं। इसके अलावा आपको सबसे बड़ा फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। देखो, अगर आप यूईटी के राउंड 1 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, उसके पीछे रीजन क्या है कि आपने टेस्टों को नहीं दिया, तो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा फीचर क्या है कि चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट में और टॉपिक वाइज टेस्ट में डिफरेंस है। चैप्टर वाइज टेस्ट का मतलब है कि लेट्स सपोज एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो पूरा चैप्टर के एक टेस्ट आपके पास गिवन है विद वीडियो सॉल्यूशन, और नंबर सिस्टम के अंदर इटसेल्फ अगर 15 टॉपिक आ रहे हैं तो आपको हर टॉपिक के यानी कि 15 टॉपिक के इंडिविजुअल टेस्ट भी आपको गिवन होंगे। तो भाई चैप्टर वाइज टेस्ट भी गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी गिवन है। इसके अलावा आपके पास हर यूनिवर्सिटी के फुल लेंथ पेपर्स होते हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। यानी कि अगर आप यूईटी की तैयारी कर रहे हो, नस्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, तो भाई जो उनके ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स के फुल लेंथ पेपर थे वो आपको विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन होते हैं। लास्ट ईयर के भी गिवन होंगे, इस साल के भी गिवन होंगे। सबसे बड़ा फायदा आपको गिवन है। इसके अलावा आपके पास आपका चैटिंग सिस्टम प्रॉपर अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप अपने पोर्टल के जरिए एप्लीकेशन के ऊपर भी चैट कर सकते हो। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके पास व्हाट्सएप चैट सिस्टम भी अवेलेबल होता है, वहां पे भी अपनी
क्वेरीज को पूछ सकते हो, वहां पे भी आप 24/7 अपने डाउट्स को पूछ सकते हो कि हमारी डाउट टीम एक टोटली अलग होती है जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है। इसके अलावा सबसे खास फीचर जो मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई आपके पास आपके पोर्टल के ऊपर डाउट रेस करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप अक्सर पेशतर कोई चैट जीपीटी पे जाके कभी डाउट रेस कर रहे हो, कभी किसी और सिस्टम के पास जाके कर रहे हो, तो भाई आपके पास डायरेक्टली सब्जेक्ट वाइज डाउट आप डायरेक्टली अपने पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल नस में जितने 170 प्लस है वो हमारे बैचेस से आए थे। क्यों? क्योंकि भैया लास्ट ईयर भी नस की पोजीशन हमारे पास से थी, इस साल भी हमारे पास से आ रही है। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोगों को जब इतनी मेहनत हम करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा स्कोर परफॉर्म करते हो। तो भाई पोर्टल के ऊपर सब्जेक्ट वाइज पोर्शन आपके पास जो डाउट्स का फीचर अवेलेबल है, वहां पे आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के डाउट भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके पास एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस अवेलेबल है। प्रोफेसर हंजला बुखारी का सिर्फ यही काम होता है। तो आप कभी भी किसी चीज में परेशान हो, कोई टाइम टेबल में परेशान हो, कोई जहनी और किसी परेशानी का आप हिस्सा हो, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर के साथ, अपने एकेडमिक काउंसलर के साथ आप उस परेशानी को शेयर कर सकते हो और आपको आपका इंडिविजुअल टाइम टेबल बना के भी शेयर कर सकते हैं। तो भाई अभी हमारा 1 अप्रैल से जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें लाइव क्लासेस के ऊपर आपको कंप्लीट कोर्स कवर अप करवा रहे होंगे। पोर्टल के ऊपर आपको फीचर क्या मिलता है कि आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलता है। आपको सबसे बड़ा फीचर ये मिलता है कि भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, यानी कि अगर आप खुद से जल्दी जल्दी कोर्स कवर करना चाहते हो तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इसके अलावा लाइव क्लासेस के अंदर भी आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा और उससे भी बड़ा फायदा कि हमारे जितने प्रीवियस बैचेस थे आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो कि भाई इस साल जो हमारे बेहतरीन टीचर्स थे उन्होंने जो कोर्स हमारे पौने बैचेस में पढ़ाया आपको वो भी मिल रहा है। तो आप सिंपल लेट्स सपोज बैच 1.0 के ऊपर गए तो आपके पास पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा प्रोफेसर रोनाल्ड साहब जो पाकिस्तान के बड़े मायनाज फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, आपके कोई फ्रेंड अगर जानते होंगे किसी अदारे में पढ़ लेंगे 70,000 रुपए देके वहां पे पढ़ाते हैं, तो भाई आपको उनकी सारी क्लासेस भी मिल सकती हैं, उनके प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके। और पंजाब का बच्चा बहुत पसंद करते हैं प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड को, इनका नाम है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बड़े मजे से चीजों को लेकर चलते हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा में शामिल हैं भाई। तो भाई आपको पाकिस्तान के बेहतरीन असतज़ा जो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर माहिराज हैं वो आपको मिलते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश हो, जैसे प्रोफेसर रोनाल्ड ने। तो देखो आप इनकी क्लासेस को, आप इनके पुराने लेक्चर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। ये लाइव क्लासेस के ऊपर आपको क्रैश के ऊपर भी कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे। आपने जो भी टॉपिक अगर रिकॉर्डिंग से भी आप कवर करते हो, आपको साथ ही इनका प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है। उस प्रैक्टिस मटेरियल का फायदा क्या है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है, विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर दूसरे प्रोफेसर बिलाल से हैं, तो आपको अगेन के भी प्रॉपर लेक्चर्स आपको उनके पुराने इस साल के जो पुराने बैचेस में कोर्स कवर अप हुआ, नस्ट के हमारे यूईटी के बैचेस में कोर्स कवर हुआ, आपके पास वो भी गिवन है। और साथ साथ आपके पास इनकी प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल है, प्रैक्टिस मटेरियल भी अवेलेबल है। जितने चैप्टर्स इन्होंने पढ़ाए ना सिर्फ आपके वो चैप्टर्स अवेलेबल है बल्कि विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास वो अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट के अंदर यही कहानी है भाई। केमिस्ट्री के अंदर आप जाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर भी आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। आप मैथ्स में जाएंगे, मैथ्स के अंदर भी आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलेंगे। तो आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी बल्कि आपको इस साल के जो हमारे पुराने बैचेस थे आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आपको लाइव क्लासेस के ऊपर, क्रैश के ऊपर दोबारा हम सारी चीजें कवर अप करवाएंगे। जैसे प्रोफेसर आफ्ताब है, पाकिस्तान के बेहतरीन प्रोफेसर हैं, आप में से कई बच्चे इनको पसंद करते हैं और बहुत से बच्चे इनको बड़ा पसंद करते हैं भैया, क्योंकि हमने अपने कोर्स के अंदर, अपने बैचेस के अंदर एक एक जो हीरे थे इस मुल्क के, उनको हमने हायर किया ताकि भाई बच्चों को आइडिया हो सके कि भाई फीस का मतलब क्या होता है, पैसों का मतलब क्या होता है। जब आप फीस देते हैं तो भाई उसका मतलब ये नहीं होता कि एक ही टीचर बैठ के आपको पढ़ाए, एक एक चीज आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम कवर अप करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से आपके पास सर आफ्ताब का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद है, मेरा प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, सेम गोज फॉर कंप्यूटर, सेम गोज फॉर द इंग्लिश। हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास इसी तरीके से हमारे पास चल रहा है। टॉपिकल पास पेपर्स अलग होते हैं, टॉपिकल पास पेपर्स विद वीडियो सॉल्यूशन अलग आपको के पास गिवन होंगे, लास्ट ईयर के लेक्चर्स अलग होंगे, इस साल के लेक्चर्स अलग होंगे। तो आपको बहुत बड़ा एक रिकॉर्डेड जोन भी मिलता है, प्रैक्टिस जोन भी मिलता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कोर्स मल्टीपल टाइम्स आपका अलग कवर होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त यही फीचर आ रहा होता है जिसके ऊपर बच्चे बड़ा इसको पसंद भी करते हैं और जाहिर सी बात है आपको बड़ा अच्छा भी लगता है। हर सब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास इसी तरीके से चीजें चलती हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आपने देखा होगा, प्रोफेसर अरशद को आपने देखा होगा जिन्होंने आपकी यूईटी की मैराथन क्रिएट करी थी। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती है, यानी कि देखो हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी हर वीक आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी, यानी कि जैसे डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग है तो यहाँ पे देखो आपकी हर सब्जेक्ट की, नीचे करते करते थक जाऊंगा, ये खत्म नहीं होगी भैया। लाइव डाउट क्लास
आपकी अलहदा होती है, यानी कि भैया अगर कोई मटेरियल आप खुद से सॉल्व करो, किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो आप लाइव क्लास के अंदर हमारे जो डाउट टीचर्स हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके पास हर सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट अलहदा मौजूद है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास देखो चैप्टर वाइज टेस्ट ये अलहदा मौजूद है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट ऐसे अलहदा एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौजूद है। चैप्टर वाइज टेस्ट ये अलहदा मौजूद है हर सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा आपके पास टॉपिकल वाइज टेस्ट के लिए आप एग्जामिनेशन 2025-26 में जाओगे तो बाई वीकली टेस्टों में देखो आपके पास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट गिवन है विद वीडियो सॉल्यूशंस गिवन है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आपके पास लास्ट ईयर के भी गिवन है, इस साल के भी गिवन है कि भाई आप जैसे लेट्स सपोज यूईटी में अप्लाई कर रहे थे, जितने बच्चे यूईटी में अप्लाई कर रहे हैं आपने लाजमी तौर पे यूईटी के फुल लेंथ पेपर्स को देना है। ये फुल लेंथ पेपर हमने लास्ट ईयर के भी आपको प्रोवाइड करे हैं और इस साल के फुल लेंथ पेपर आपको अलहदा मिले हैं जो कि इस साल के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जो इस साल के हिसाब से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो भी हमने आपको प्रोवाइड करे। यूईटी के 2 मेजर एफएलपीज हम लोगों ने दिए। अगर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगर आपने हमारे एफएलपीज को कंडक्ट किया हुआ है, लिया हुआ है, लास्ट ईयर के 3 एफएलपीज मौजूद हैं, इस साल के यूईटी के 2 एफएलपीज मौजूद हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यूईटी के अंदर आप 390 प्लस का स्कोर कर आओगे, क्योंकि ये एफएलपीज जो है सारे के सारे यूईटी के डिफिकल्ट तरीन क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने इन एफएलपीज को दे दिया विद वीडियो सॉल्यूशन आपने ले लिया, आप यूईटी में 390 प्लस इजीली सॉल्व करके लेकर आओगे। तो भैया ये आपको सारे के सारे फायदे मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर हैं, बताते बताते थक जाऊंगा भाई, चीजें नहीं खत्म होंगी कि भाई आपके पास सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, यहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आपके पास चैट करने का ऑप्शन है, आप अपने चैट्स के ऊपर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आपको बेतहाशा आपको फीचर मिलते हैं इदारे की तरफ से। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो, उसके लिए आपने बैच का हिस्सा बनना है, और बैच का हिस्सा बनने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर गिवन है वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, इंशाअल्लाह आपको बैच के अंदर देखेंगे। नहीं तो हमारा न्यू बैच जो इस वीक से स्टार्ट हो रहा है आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इंशाअल्लाह आपसे बैच के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहुल खैर।